बराए करम हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आज का हमारा लेक्चर जो है वो वेरिकोसील है। वेरिकोसील क्या चीज़ है और इसके असबाब क्या हैं, काजेज़ क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसकी डायग्नोजिंग किस तरीके से की जा सकती है और डायग्नोजिंग के बाद इसका होम्योपैथी में ट्रीटमेंट क्या है और इसके अलावा ये है कि ग़िज़ाई परहेज़ें क्या हैं जो की जाएं कि जिसके बाद जो है वो हम वेरिकोसील को मैनेज भी कर सकें और बग़ैर सर्जरी के इसका इलाज कर सकें। ये जिस तरीके से वेरिको वेन जो है वो लेग्स में होता है, लेग्स में जो है वो वेन जो है वो फूल जाती हैं, बाहर को गांठें सी बन जाती हैं। इसी तरीके से एक पाइल्स, आपने लफ्ज़ सुना होगा, पाइल्स हम बवासीर को कहते हैं और पाइल्स जो है उसमें भी जो अर्गवानी से रंग के और जो गहरे रंग के जैसे जामनी से रंग के मोके बाहर निकल आते हैं और ऐसे लगता है जैसे अंगूर के खोशों की तरह, गुच्छों की तरह के वो मोके बाहर आ गए, तो वो पाइल्स कहलाती है। और इसी तरीके से हम एक और चीज़ कहें तो एक हर्निया होता है और ख़ास तौर पर एंगुअल हर्निया जो होता है उसके अंदर आप देखें कि वो नाफ से नीचे जो हर्निया होता है, मसाने के अंदर जो हर्निया होता है उसमें भी एक नाली फूल जाती है, लेफ़्ट साइड पे भी बाज़ दफ़ा और बाज़ दफ़ा राइट साइड पे। इसी तरह से एक हाइड्रोसील होता है। हाइड्रोसील क्या होता है? हाइड्रोसील जो होता है कि टेस्टिस में, एक टेस्टी में या दो टेस्टिस में, दोनों में ही पानी का भर जाना, थैली में जो स्क्रोटम है उसमें पानी का भर जाना, वो हाइड्रोसील कहलाता है। बिल्कुल इन्हीं से मिलती जुलती एक चीज़ है जिसको हम वेरिकोसील कहते हैं। वेरिकोसील जो है वो इंसान जो मर्द है उसका मसाना जो होता है वो जो जोफ होता है पेट का, उससे वो बाहर होता है और उसकी जो यूरिथ्रा भी है, नाली भी जो है वो भी बाहर होती है। अब जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर दो स्क्रोटम थैलियाँ होती हैं, दो थैलियाँ होती हैं जिनको हम स्क्रोटम के नाम से जानते हैं। उनके अंदर दो टेस्टिस होते हैं। अब उन दो टेस्टिस का काम क्या है? उनका काम यह है कि एक तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो बनाते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा काम उनका ये होता है कि वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो है वो मर्दाना खसूसियात जो मर्द के अंदर मौजूद होती हैं उनके लिए भी ज़रूरी होते हैं और स्पर्म्स को पैदा करने के लिए भी ज़रूरी होते हैं। अब ये देखा जाए कि अगर हम टेस्टोस्टेरोन के अलावा और स्पर्म्स के अलावा इनका ये देखें कि बाकी क्या काम है, तो उसमें ये जो मर्दों में पैदा करते हैं रेक्टाइल भी और बाकी चीज़ भी, वो चीज़ें भी इसमें आती हैं। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि हाइड्रोसील जो है और वेरिकोसील, इसमें दोनों में फ़र्क क्या है। हाइड्रोसील जो है वो पानी की एक थैली है जो स्क्रोटम में पानी भर जाता है, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोसील। और वेरिकोसील क्या चीज़ है? वेरिकोसील जो नाली ब्लड लेकर आती है उसको हम आर्टरी कहते हैं और जो नाली खून को वापस लेकर जाती है उसको हम वेन कहते हैं, या जिसको एक को हम शरेयान कहते हैं और एक को हम वरीद कहते हैं। अब वरीद में गंदा खून जा रहा होता है जो जिसमें जो सारे जो ऑक्सीजन है वो सक हो गई होती है, जो खुराक होती है वो सारी वहाँ पे जो यूज़ होनी होती है वहाँ हो जाती है और वो बाकी खून वापस जा रहा होता है। अब जितने भी नीचे के पार्ट हैं हमारे नीचे वाले, उनमें जैसे मैंने आपको तीन चीज़ें बताई कि जो वेरिकोज वेन है वो भी हमारे लेग्स में होती है, अक्सर आपने देखे, कभी भी ऊपर नहीं नजर आएगी। और इसी तरीके से जो पाइल्स है वो भी नीचे ही है और इसी तरह से जो अब हम बात कर रहे हैं वेरिकोसील की, तो वो भी नीचे है। वो क्यों ये होता है? वो इसलिए होता है कि ब्लड जो है वो ऊपर से नीचे को आता है
नीचे को आना तो ठीक हो गया, अब जब उसने ऊपर को जाना है तो इसमें हमारी वेन्स में वाल्व्स होते हैं, वो वन साइडेड फ्लो रखते हैं, यानी एक दफ़ा ऊपर को चला गया, जो जैसे किसी ट्यूब में हवा भरते हैं तो उसके बाद जा रही होती है वापस नहीं आती, या फुटबॉल में हवा भरते हैं तो वो उसमें जा रही होती है वापस नहीं आती। इस तरह से ये वाल्व जो हैं ये ऊपर को जो हमारा इन्फेक्टेड ब्लड है या जो यूज़ होने के बाद जो गंदा खून है वो जब ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के बाद वो वापस नहीं आता, वो बारीक बारीक वाल्व्स होते हैं वो जो उनको ऊपर ही भेजते हैं, नीचे नहीं आने देते। अब ऊपर जाने के लिए एक मखसूस प्रेशर चाहिए होता है। अब वो मखसूस प्रेशर अगर नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है कि वहाँ की वेन्स डायलेट हो गई होती हैं, फैल गई होती हैं। अब वो ब्लड को ऊपर जाने के लिए जब नहीं मिलती है जगह तो वो डायलेट होकर जो वेन्स हैं वो उनका प्रेशर कम हो जाता है, तो वो वहाँ पे वो ब्लड इकट्ठा हो जाता है। अब वो वहाँ पे ब्लड इकट्ठा होकर वहाँ पे गांठ बन जाती है, या वहाँ पे एक पुलिप से बन जाते हैं, या एक छोटे छोटे वो अंगूर की जगह की तरह की गांठें या इस तरह की चीज़ें बन जाती हैं। वो अगर लेग पर बने तो वो वेरिकोज वेन होगी, और अगर वो एनस में बने तो वो पाइल्स होगी, और अगर वो स्क्रोटम के ऊपर बन जाए जो ब्लड लेकर जाने वाली वेसल थी उसके अंदर, तो वो वेरिकोसील होगी। अब आपको समझ आ गई कि वेरिकोसील क्या चीज़ है। वेरिकोसील है ये स्क्रोटम है, और स्क्रोटम के जो स्क्रोटम वो थैली है जो टेस्टिस को घेरे हुए, जो टेस्टिस के ऊपर मौजूद है। अब इसके ऊपर यहाँ पे दो नालियाँ हैं जो ब्लड को एक को सप्लाई कर रही है, और एक जो है वो स्क्रोटम से जो खून इस्तेमाल हो गया है तो बाकी गंदा खून जो है उसको वापस लेकर जा रही है। ये जो वापस लेकर जा रही है इसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, इसके अंदर वो पल्प से बन जाते हैं। ये ग्रेड 1 में तो सिंपली पहले तो पता ही नहीं चलता अगर ग्रेड 1 में है तो, और अगर पता भी चले तो सिंपली मामूली सी सोजिश सी महसूस होती है। ग्रेड 2 में जो पेशेंट खुद अपने हाथ से उसको टच करके ये देख लेता है कि यहाँ पे ऐसे थैली है जैसे उसमें वर्म से होते हैं, कीड़े से होते हैं, यानी वो ब्रीक ब्रीक नालियाँ सूज गई होती हैं ना, तो वो एक थैली सी बन गई होती है, तो ऐसे लगता है कि जैसे वहाँ पे कोई वर्म्स की थैली है। तो ये चीज़ जब महसूस होना शुरू होती है तो वो फिर वरीड होता है। अब ये काम चूँकि 15 साल से लेकर 40 साल के दरमियान के मर्दों में होता है, तो अब 15 साल का बच्चा जो है या 16, 17, 18, 22 तक, जब तक वो शादी नहीं होती है उस वक्त तक तो उसके कोई मेजर टेस्ट भी नहीं होते हैं, और अगर शादी होने के बाद उसको को 2 साल 3 साल औलाद नहीं होती है तो फिर जाकर कहीं ये टेस्ट होते हैं, तो फिर पता चलता है ग्रेड 2 का जो वेरिकोसील है कि इसने जो टेस्टोस्टेरोन को भी डिस्टर्ब कर दिया है, इसने हमारे जो स्पर्म्स हैं उसकी प्रोड्यूसिंग को भी कम कर दिया है। स्पर्म्स की प्रोड्यूसिंग को क्यों ये कम कर देता है, वो ये है कि फ्रेश ब्लड का फ्लो जो है वो कम हो गया वहाँ पे। अब वो फ्लो कम होने की वजह से हमारे बॉडी जो स्पर्म्स है ना वो हमारे बॉडी टेम्परेचर पर जिंदा रहते हैं। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो आप देखें कि वो टेस्टिस जो हैं वो नीचे यूरिन में आ जाते हैं, ताकि अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है किसी भी वजह से हो गया है तो वो नीचे गिर जाते हैं। गर्मियों में देखें कि मर्दों को ये तो ख़ास तौर पर एक्सपीरियंस है कि उनके वो टेस्टिस जो है नीचे गिरे होते हैं, और जब ठंडे पानी में वो नहाएं तो वो बॉडी के साथ लग जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ से टेम्परेचर लेते हैं ताकि जो स्पर्म्स हैं उसमें से मर ना जाएं, किल ना हो जाएं। आप देखिए कोई कहता है कि जी मैं सेमन टेस्ट जो है वो लेकर आऊँगा लेबॉर्ट्री से, लेबॉर्ट्री में होम से लेकर आऊँगा, अपने घर से लेकर आऊँगा, तो वो लेबॉर्ट्री वाला जो है वो आपको एक टेस्ट ट्यूब देता है। वो कहता है कि जी इस टेस्ट ट्यूब को आप अपनी आर्म पेट में रख कर लेकर आएँ, बगल में रख कर लेकर आएँ, क्यों कि उसको बॉडी टेम्परेचर मिलता रहे, वो मर ना जाए आते आते रास्ते में। तो बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर जो है उस पर ये प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, प्रोड्यूस होने के लिए इनको बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा लो टेम्परेचर चाहिए होता है। अब उस टेम्परेचर के लिए क्या है, उसके लिए ये होता है कि अब जब वेरिकोसील हो जाता है तो वहाँ टेम्परेचर बढ़ा रहता है, वहाँ हल्की सी गर्मी रहती है, तो जब वो गर्मी रहती है तो स्पर्म प्रोड्यूसिंग जो है वो उसकी रेशो कम हो जाती है।
अब कम होगी तो ज़ाहिर है इनफर्टिलिटी होगी, और वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन भी जो है वो भी इफेक्ट होंगे। अब वो कम होंगे तो उसकी वजह से जो मेल के सेक्सुअल जो जितने भी अवामल होते हैं उनमें वो जो है वो तब्दीली आ जाएगी, कुछ कमी आ जाएगी, कुछ रुकावट आ जाएगी। तो वेरिकोज सील के बारे में ये बात कर रहे थे कि वहाँ पे ग्रेड 2 की बात हुई। ग्रेड 2 तक तो जो पेशेंट है वो खुद अपने हाथ से देखता है कि वहाँ एक छोटी सी वर्म की थैली सी बन गई है, और वहाँ तक वो उसको वरी नहीं करता। आमतौर पर वो समझता है कि कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो फिर वो, मैं आपको उसकी डायग्नोजिंग या तशखीस के बारे में डिटेल बताता हूँ, तो फिर उसको ये पता चलता है कि ये तो मुझे वेरिकोसील है, और डॉक्टर ही ये फ़र्क करके बताता है कि भाई ये हर्निया नहीं है, ये हाइड्रोसील नहीं है, और ये कोई दीगर कोई और बीमारी नहीं है, ये आपको वेरिकोसील है। डॉक्टर खुद एग्जामिन करके वो बता सकता है। अच्छा, अब क्या चीज़ है, वो कैसे उसने एग्जाम करना है वो मैं आपको डिटेल बताता हूँ। और अब अगली बात यह है कि ग्रेड थ्री में ये होता है कि वहाँ पे स्वेलिंग नुमाया हो जाती है, और खड़े होने पर वो स्वेलिंग बढ़ जाती है, चलने फिरने पर वो स्वेलिंग बढ़ जाती है, कोई वेट उठाया है तो उससे भी वो स्वेलिंग बढ़ जाती है। अब वो जो बढ़ी हुई स्वेलिंग है उसको लेटने पर आराम महसूस होता है, नॉर्मल होती है, लेकिन जब वो खड़ा हुआ है या कोई काम कर रहा है तो उस स्वेलिंग की वजह से उसको पेन होता है। अब वो डॉक्टर के पास जाता है जब ग्रेड 3 में चला जाता है। अच्छा, अब उसको हम जब ये देख लेते हैं कि ग्रेड 3 तक तो उसको डॉक्टर पर के पास जाना पड़ गया। अब ग्रेड 4 में जाकर वो इस कदर फूल जाती हैं कि वो लेटने से भी पीछे नहीं जाती और वो बहुत नुमाया हो जाती हैं। और ग्रेड 5 में तो ज़ाहिर है उसका इलाज आमतौर पर डॉक्टर कहते हैं जी सर्जरी के अलावा और कोई नहीं है, कि वो इस कदर कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, और आमतौर पर ग्रेड 5 पर आने से पहले ही उसका होम्योपैथिक या एलोपैथ कोई ना कोई इलाज जो है वो शुरू हो जाता है। अब इसकी काजेज़ में तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बता भी दी हैं, मैं बाकी मज़ीद बताता हूँ। सिम्टम्स तो सामने आ गए आपके कि क्या होते हैं, और काजेज़ में क्या चीज़ें हैं कि जो लोग मज़दूर बच्चे जो हैं जो अपनी कम उम्री में ही वेट उठाना शुरू कर देते हैं उनको ये मसला होता है। और इसके अलावा ओबेसिटी है, मोटापे की वजह से भी ये प्रॉब्लम मर्दों में हो जाता है। फिर ज़्यादा जमा जो है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा अमल जो है अज़वाजियत वाला वो करना, उसकी वजह से भी बार बार रिपीट करना, और ख़ास तौर पर खाना खाने के बाद फ़ौरन जो है ना उस तरह के जो है ना अमल में शामिल होना, उसकी वजह से भी ये हो जाता है। और शदीद कब्ज़ की वजह से भी ये हो जाता है। जिन लोगों को पाइल्स है उनको भी अक्सर ये हो जाता है, और बाज़ दफ़ा वेरिकोज सील के बाद पाइल्स भी हो जाती है। और जिन लोगों को वेरिकोज वेन है उनको भी ये हो जाता है, ज़ाहिर है उन लोगों का ये मसला भी होता है। इसी तरीके से ये जो मुश्किल खड़े रहने वाले लोग, मसलन कोई टिकट करके बाहर खड़ा है बंदा, उसने बहुत देर खड़े रहना है, कोई पान शॉप पे है, कोई किराना स्टोर पे जो है जिसकी खड़े रहकर ड्यूटी करने वाली है, ज़्यादा देर तक वो खड़ा रहता है, उन लोगों के भी ये चांसेस होते हैं कि उनको वेरिकोज वेन हो जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों की ये वो चीज़ें हैं कि जो काजेज़ हैं जो आम तौर पर सामने आती हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि कोई चोट आ गई है, जैसे कोई जो है फुटबॉल खेल रहा है तो वहाँ पे वो गेंद लग गई है, कोई क्रिकेट खेल रहा है वहाँ को वॉलीबॉल है, या कोई एक्सीडेंट है जिसमें वो दबाव आ गया है वहाँ पे उस नाली पे और जिसकी वजह से वो स्वेलिंग हो गई है। तो ये वो ख़ास वजूहात हैं जिनकी वजह से वेरिकोज सील होता है। अब डायग्नोज पे हम आएँ कि इसकी तशखीस क्या है। तशखीस में मैं पहले भी बता चुका हूँ, ग्रेड 1 में तो आमतौर पर लोगों को पता नहीं चलता, और कोई किसी वजह से कोई अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ जाए तो पता चल जाता है कि जी इसको ये मसला है। ग्रेड 2 में पेशेंट खुद अपने हाथ से उसको देखकर थोड़ा बहुत फील करता है कि यहाँ को थोड़ा सा मसला हुआ है। और ग्रेड 3 में जाकर, ग्रेड 2 में तो पेशेंट खुद देख लेता है, ग्रेड 3 में जाकर उसको कॉम्प्लिकेशन शुरू होती हैं, वो डॉक्टर के पास जाता है। और ग्रेड 4 में जाकर वो ऐसी स्टेज होती है कि जहाँ पे उसको वो तकलीफ़ भी होती है, दर्द भी होता है, फिर उसके जो बाकी मामलात हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, कि ज़ौजियत में भी प्रॉब्लम होती है, खड़े होने में भी प्रॉब्लम होती है, चलने में प्रॉब्लम होती है। तो डॉक्टर जो है वो पहले तो उसको फिज़िकली देखकर ही पहचान लेता है कि भी इसको ये मसला है। लेकिन अगर वो ग्रेड 2 में है
या इनिशियल स्टेज में है, तो फिर उसको वो हाथ से पकड़कर उसको जगह को उसको एग्जामिन करके तो वो देख लेता है। और अगर इन चीज़ों से बिना पता चले तो फिर वेस्कुलर अल्ट्रासाउंड भी होता है, वैसे भी एक सिंपल अल्ट्रासाउंड भी होता है, उसके ज़रिए से भी, इस स्कैन के ज़रिए से भी ये पता चल जाता है। और अगर कोई लास्ट स्टेज में गया हुआ है और ये पता नहीं चल रहा है कि ये हर्निया है या ये कोई और मर्ज है, तो फिर हम टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट भी करवाते हैं। अगर उसका लेवल कम हो तो उससे भी हमें पता चलता है कि ये इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। या फिर हम सीमन एनालिसिस भी करवाते हैं। सीमन एनालिसिस के ज़रिए से भी हमें पता चलता है कि अगर स्पर्म काउंट्स जो है वो कम आ रहा है, उसका ओलिगोस्पर्मिया है, तो ओलिगोस्पर्मिया की वजह से अगर कोई महसूस हो रही है तो फिर हम उसके ज़रिए से भी ये पता चल जाता है कि ये वेरिकोल सील है। तो वेरिकोल सील के ये तो डायग्नोजिंग थी। अब आ जाते हैं हम कि इसके लिए हमें पेशेंट को क्या बताना चाहिए कि क्या खाए पिए, क्या करे, जिसकी वजह से जो है ना वो इसको मैनेज कर सके। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि वहाँ पे स्वेलिंग है, सोज है। तो सोज के लिए, स्वेलिंग के लिए जो है वो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा उसको कहें कि अगर हम ये थोम है वो ले, यानी एक जो है उसका सुबह एक लहसुन का एक जो है सुबह, एक दोपहर, एक शाम खाने के साथ ले ले, तो इससे ये होगा कि वो उसमें स्वेलिंग कम हो जाएगी। ब्लड का फ्लो जो है वो वहाँ पे कम हो रहा होता है, ऊपर को नहीं जा रहा है। ब्लड इसलिए भी ऊपर नहीं जाता है कि वो थिक हो गया होता है वहाँ पे, तो जो लहसुन है ये उसको पतला भी करता है और मेल्ट करने की वजह से जो है ना वो उसका फ्लो बहाल होकर किसी हद तक वो कम हो जाता है ये चीज़ें। और इसके अलावा ये है कि पेशेंट को ख़ास तौर पर VDL और LDL जो है ये दोनों कम करने चाहिए। ये कोलेस्ट्रॉल के दोनों टेस्ट जो है ना वो उसके कम आने चाहिए। वो कैसे कम आएंगे कि वो चिकनाई वाली जो चीज़ें हैं वो बंद करे, तो जितनी भी तली हुई चीज़ें हैं उनको कम करे। जिन घी में जिसमें जो है ना वो LDL ज़्यादा होता है तो उसको जो है ना वो कम ले। तो इस तरीके से ये काम कम हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो ऐसी खुराक खाए जो कब्ज़ ना होने दे, मसलन जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा है। हर वो चीज़ खाए जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा है। और चावल हैं, मैदे की चीज़ें हैं, ये चीज़ें ना खाई जाएं ताकि जो है ना वो ये चीज़ें उसको कब्ज़ करती हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। अब आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। तो देखें, ये ज़्यादातर लेफ़्ट साइड में होता है। लेफ़्ट साइड में होने की क्या वजह है? बेसिकली तो दोनों साइड पे टेस्टिस हैं, दोनों साइड पे एक ही तरह की एनाटॉमी है, तो क्यों होता है? लेफ़्ट साइड पे ही क्यों होता है आम तौर पर? इसकी वजह यह है कि लेफ़्ट साइड का जो ब्लड वापस जा रहा होता है ये किडनी के पास जा रहा है इस साइड की, क्योंकि इधर हार्ट है। इधर जो है फ्लो जो है वो आने का वो ज़्यादा है, जाने के लिए जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से लेफ़्ट साइड पर ज़्यादा बनता है। थोड़ी सी एनाटॉमी जो है बॉडी की, जो मेल की है, वो लेफ़्ट साइड की वो थोड़ी मुख्तलिफ होती है। तो इस वजह से फीमेल में भी देखें ना, लंग्स जो है वो थोड़ा सा, जो लेफ़्ट लंग होता है वो छोटा होता है, हल्का थोड़ा सा साइज उसका। उसकी वजह यह है कि उसने दिल ने अपनी जगह घेरी हुई है। इसी तरीके से औरत के चूँकि वो गायनी के पार्ट्स वहाँ पे बराबर होते हैं, इसलिए वहाँ पे जो पेल्विक है उसका वो तो बिल्कुल पूरा होता है, लेकिन मर्द के पेल्विक में जो है वो थोड़ी सी चेंज होती है। इस वजह से ब्लड की जो ऊपर को सर्कुलेशन है लेफ़्ट साइड पे वो कम हो रही होती है, इस वजह से वहाँ पे लेफ़्ट में ज़्यादा होता है। अब और अगर लेफ़्ट साइड में है तो उसकी आमतौर पर मेडिसिन नक्स वोमिका है, ठीक है जी, और नक्स वोमिका से इसका इलाज शुरू किया जा सकता है। लेकिन अगर लेफ़्ट, ये दोनों साइडों में हो सकता है, लेफ़्ट में है या राइट में है, दोनों साइडों में अगर किसी जगह पे भी साथ गरमाइश भी है वहाँ पे, तो इसकी मेडिसिन हीमामेलिस है। हीमामेलिस तो इसकी बेहतरीन मेडिसिन है। आप कहें कि कोई भी मर्ज है, ये जो है पाइल्स है, वेरिकोस वेन है, वेरिकोस सील है, और कोई भी इस तरह का मर्ज है जिसमें जो ब्लड फ्लो जो है वो वापस जाने में रुकावट हो रही है, तो उसके लिए ये जो हीमामेलिस है ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। और इसी तरीके से
जो है हमारी कलकेरिया फ्लोर है, ये भी अच्छी मेडिसिन है। कैल्शियम फ्लोरिकम जो है ये भी जहाँ पे भी वृद्धें फूल जाती हैं उनमें आप दें तो ये बहुत अच्छा काम करती है। और इसी तरीके से हम अगर इसको लें तो इसमें बहुत सारी मेडिसिन है जो इसकी स्वेलिंग को भी ठीक करती हैं। जैसे मैंने आपको लेसन बताया है, तो इसके साथ ही एलियम स्टाइवा है, तो एलियम स्टाइवा मदर टिंचर में आप दें। हाँ जी, वो लेसन ही है। और पल्सटिला की अगर अलामात हैं तो ये फीमेल के लिए ही मेडिसिन नहीं है, ये मर्दों के लिए भी मेडिसिन है। ख़ास तौर पर जब इनको मुख्तलिफ मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं तो उसके बाद ये इस तरह का मसला बनता है, तो ये बहुत अच्छी दवा है। जो मोटे पुलपले ज़्यादा जो पसीना जिनको आता है ऐसे पेशेंट हैं तो उनके लिए कलकेरिया कार्ब है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। और राइट साइड पे है और नीचे जो है वो बोझ भी है, हवा खारिज करने में भी मुश्किल हो रही है, तो उनके लिए जो लाइकोपोडियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। और जितनी भी आप पाइल्स के लिए, बवासीर के लिए, हेमोरॉइड के लिए मेडिसिन देते हैं और जितनी भी वेरिकोज वेन के लिए मेडिसिन देते हैं, सारी की सारी वेरिकोसील में भी अलामत के मुताबिक दी जा सकती है। तो ये था आज का वेरिकोसील पर लेक्चर। इसके बारे में अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे अब भी कर सकते हैं। और यह है कि ये लेक्चर हमारा ऑन एयर भी चला जाएगा, यूट्यूब पर मौजूद होगा, उसमें भी आप अपने कमेंट कर सकते हैं, उसमें आप सवालात पूछ सकते हैं। अगर कोई आपके ज़हन में सवाल हो तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर भी उस पर मौजूद होता है, उस पर आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आइंदा लेक्चर जो है वो अगले जुमे को होगा। तब तक के लिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। शमा होम्यो क्लिनिक अब ऑनलाइन चेकअप की सहूलत भी फ्राहम कर रहा है। दुनिया के किसी भी कोने से अब आप घर बैठे किसी भी मर्ज के बारे में ऑडियो और वीडियो कॉल के जरिए मशवरा कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए 0303 7578 803 0303 7578 803।